जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री विषय के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है किनशिप कास्ट एंड क्लास, जिसको रक्त संबंध जाति में वर्ग कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग 600 BC से लेके 600 AD के दौरान, यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले से लेके 600 वर्ष के बाद की अवधि के बीच में जो सामाजिक जीवन था, जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो सामाजिक नियम थे, उसके बारे में जानेंगे। और उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि परिवार का स्वरूप कैसा होता था, विवाह कैसे होते थे, विवाह के प्रकार कितने थे, कुल या गोत्र जिसको अक्सर हम लोग सुनते आते हैं उसका मतलब क्या होता है, महिलाओं की उस वक्त स्थिति क्या थी, उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे, उनके साथ शोषण होता था कि नहीं होता था, उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे वर्ण व्यवस्था क्या होता है, जाति व्यवस्था क्या होता है, राजपद और वर्ण के बारे में। इन सारे टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर कवर किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो कुछ भी हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 600 BC से लेके 600 AD के बीच में जो सामाजिक जीवन व्यवस्थाएं थी, ये कैसी थी, तो इसको जानने के लिए कुछ न कुछ स्रोत होता है। यानी ये जो जानकारियाँ हम तक पहुँच रही है, इसका स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है वो है संस्कृत, पाली और प्राकृतिक साहित्य। यानी जो संस्कृत, पाली और प्राकृतिक भाषा में जो साहित्य लिखे गए हैं, उन साहित्यों के माध्यम से इस अवधि के दौरान के सामाजिक जीवन व्यवस्था की जानकारी हम लोग को मिलती है। अगर हम बात करें संस्कृत साहित्य की, तो संस्कृत साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है वो है महाभारत, धर्मसूत्र और पुराण। ये ऐसे संस्कृत साहित्य है जिसके माध्यम से हम सामाजिक जीवन और व्यवस्था के बारे में जान पाते हैं 600 BC और 600 AD के बीच की अवधि के दौरान की। ठीक है, तो जो संस्कृत स्रोत में जो सबसे मेन जो स्रोत माना जाता है वो है महाभारत। महाभारत के अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी गई जिसके माध्यम से हम उस वक्त के सामाजिक जीवन और व्यवस्था के बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग महाभारत से संबंधित मुख्य टॉपिक को ही कवर करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि महाभारत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के अंदर उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको बताने का प्रयास करूंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब आते हैं मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो अपना मेन टॉपिक है वो है महाभारत। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली महाभारत के बारे में ही जानेंगे और महाभारत से जुड़े जितने भी मुख्य टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो महाभारत जो है वो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, महाभारत को एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। महाभारत जो है वो, जैसे कि आप लोग सुने होंगे, जो महाभारत की घटना है वो काफ़ी प्राचीन काल में घटित हुई थी। तो एक आर्यभट्ट हुए हैं जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोलज्ञ हैं। तो आर्यभट्ट के अनुसार जो महाभारत की जो घटना है, यानी जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, वो ईसा मसीह के जन्म के 3102 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, और इतने समय पहले की ये घटना है। तो ये जो घटना घटित हुई थी, उस वक्त की घटना की जो जानकारी है वो हम तक कैसे पहुंची है, तो कहीं ना कहीं वो हमको जो संस्कृत भाषा में जो साहित्य लिखे गए, यानी संस्कृत भाषा में जब महाभारत लिखा गया तो उस महाभारत को पढ़कर जानकारी हम तक पहुंची है। और इसको देखते हैं कि जो संस्कृत महाभारत जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो आपको वहाँ पर लिखना है संस्कृत भाषा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि जो महाभारत जो घटना है जो आज ईसा मसीह के जन्म से 3102 वर्ष पहले घटित हुई थी, तो आखिर जो घटना घटित हुई थी इसकी जानकारी हम तक कैसे पहुंची, तो साहित्य स्रोतों के माध्यम से पहुंची। अब ये साहित्य स्रोतों के माध्यम से पहुंची तो लिखा किसने? कोई तो होगा जिस घटना को देखा होगा और तब जाकर उसको लिखा होगा। तो इतने साल पहले की जो घटना आखिर इसने लिखा किसने? तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो रचना है वो भाट सारथी के द्वारा हुआ है। इसके जो मूल रचनाकार है महाभारत के वो है भाट सारथी। सारथी का मतलब क्या होता है कि सारथी का मतलब क्या होता है कि युद्ध के समय जो सारथी यानी जो रथ को चलाते हैं उनको सारथी कहा जाता है। तो सारथी जो होते थे युद्ध के साथ जाते थे और युद्ध में जो कुछ भी वो देखते थे वो आंखों देखा बयान अपना याद करके रखते थे। लेकिन जिस वक्त एक घटना घटित हुई थी उसी वक्त इस चीज को लिखा नहीं गया था। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जिस वक्त ये घटना घटित हुई थी महाभारत की, उस वक्त इस चीज को लिखा नहीं गया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त लिपि इतनी विकसित नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और लिपि का जब विकास हुआ तो इस पूरी घटना को लिखा जाना शुरू हुआ।
लेकिन इससे पहले तक इस घटना को लोग मौखिक रूप से याद रखते थे, यानी इस पूरी कहानी को लोग मौखिक रूप से याद करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इस चीज़ को लिपिबद्ध तरीके से लिखना शुरू किया गया। यहाँ एक चीज़ और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि महाभारत जब आप पढ़िएगा सॉरी, जब आप महाभारत पढ़िएगा तो महाभारत में केवल युद्ध का जिक्र नहीं है, महाभारत में महाभारत से पहले की भी घटना का जिक्र किया गया है। जैसे कि महाभारत से पहले जो पांडु थे, पांडु मतलब पांडव के पिता, पांडव के जो पिता थे उनका नाम था पांडु। तो पांडु जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे, तो उनके राज्यकाल के बारे में उसके अंदर जिक्र किया गया है। पांडु की जो आकस्मिक मृत्यु के पश्चात जो धृतराष्ट्र उनके भाई थे उन्होंने राजगद्दी को संभाला, उसके बारे में उसका जिक्र है। तो यहाँ पर महाभारत युद्ध से पहले की भी घटना इसके अंदर दर्ज की गई है और महाभारत युद्ध के बाद की भी घटना को दर्ज की गई है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई घटना अगर महाभारत से पहले की घटित है और कोई घटना महाभारत के बाद भी घटित है, तो जो लोग भी इन घटनाओं को देखे हैं वो अपने स्तर से इस चीज को लिखते थे। ठीक है, और उनके द्वारा जो कुछ भी लिखा जाता था उसे ही हम लोग कहते हैं पांडुलिपि। ये जो घटनाएं जो लिखी जाती है तो उसको कहा जाता है पांडुलिपि, यानी जो चीज लिखित रूप से दस्तावेज उस वक्त बने हुए थे उन दस्तावेजों को हम लोग कहते हैं पांडुलिपि। तो इस चीज को लिखने में तकरीबन 1000 वर्षों का समय लगा। पहले तो एक कहानी के रूप में था, लोग मुजवानी इसको याद रखते थे, एक दूसरे से सुनते थे, एक दूसरे को बताते थे और लोग इसको एक पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद रखते थे। यानी जो भाट सारथी थे जिन्होंने युद्ध को देखा तो उन्होंने अपने उस चीज़ को याद रखा, फिर आने वाली पीढ़ी को उन्होंने अपने बताया, अपने बच्चों को बताया, अपने दोस्तों को बताया, अपने जानने वालों को बताया। तो इस तरह से जो कहानी थी महाभारत की ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और जैसे ही लिपि का विकास हुआ, लिपि जैसे ही विकसित हुआ, उस सुनी हुई बातों को लोगों ने उसको लिपिबद्ध करना शुरू किया, यानी उसको लिखना शुरू किया। और जब लिखना शुरू किया तो उसको 520 यानी ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पहले से इसको लिखा जाना शुरू हुआ। यानी इस पूरी महाभारत की जो घटना है, महाभारत से पहले की, महाभारत के दौरान की और महाभारत के बाद की, इस पूरी घटना को जब लिखने का जब कार्य शुरू हुआ, तो ये कार्य कब शुरू हुआ? ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले से। और कब खत्म हुआ? 400 AD यानी 400 ईस्वी में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष बाद। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस पूरे श्लोक को, यानी महाभारत के अंदर जितने भी श्लोक लिखे गए हैं, महाभारत के अंदर तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं और इन पूरे श्लोक को जब लिखा जाना शुरू हुआ तो इसको लिखने में तकरीबन 1000 वर्षों का समय लग गया। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लाख श्लोक, 1 लाख से अधिक श्लोक वाले जो काव्य होंगे वो जाहिर सी बात एक महाकाव्य कहलाएगा। ठीक है, तो 1 लाख के श्लोक को लिखने में तकरीबन 1000 वर्षों का समय लगा। और जितने भी श्लोक लिखे गए हैं ये 3 चरण में लिखे गए, एक बार में नहीं लिखा है। पहला, दूसरा और तीसरे चरण में इन श्लोकों को लिखे गए और इस पूरे श्लोक को लिखने में तकरीबन 1000 वर्षों का समय लग गया। अब यह एक चीज देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे श्लोकों को जो हम लोगों तक पहुंचा है वो किसके माध्यम से पहुंचा है? लिखित दस्तावेज के रूप में। और जब लिखित दस्तावेज के रूप में जो पहुंचा है उसी को हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि। और ये जो पांडुलिपियां हैं ये भारत के कई कोने में पाए गए हैं, यानी लिखित रूप से जो दस्तावेज थे उस वक्त के लोगों ने जिन चीजों पर लिखा था वो दस्तावेज हम लोगों को पांडुलिपि के रूप में भारत के कोने कोने में मिले हैं। संपूर्ण महाभारत 18 खंडों या पर्वों में विभक्त है। ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि महाभारत की जो संपूर्ण घटना है उसको 18 खंडों या पर्वों में बांटा गया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, महाभारत से समझ जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि समालोचनात्मक संस्करण का मतलब होता क्या है। समालोचनात्मक संस्करण का मतलब होता है कि जो भारत के कोने कोने में जो पांडुलिपियां उपलब्ध थी उन पांडुलिपियों को इकट्ठा करना और उन पांडुलिपियों में जो समान पद, जो समान श्लोक थे उसको छांट कर अलग संकलित करना ही समालोचनात्मक संस्करण कहलाता है। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसे क्यों कहना पड़ा? क्योंकि आपको भी पता है कि महाभारत का जो घटना घटित हुआ है वो ईसा मसीह के जन्म के 3102 वर्ष पहले की घटना है और जिस वक्त ये घटना घटित थी तो उस वक्त इसको लिखा नहीं गया था, इसको कई वर्षों के बाद लिखा गया था और कई चरण में लिखा गया। जैसे 3 चरण मैंने आपको बताया, इसको 3 चरण में लिखा गया था। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो कभी कभी क्या होता था, घटनाओं को ज्यों को त्यों लिखा गया और कुछ समय बीतने के बाद होता क्या है, कोई लोग कुछ अगर भूल जाते हैं तो उसमें कुछ अपने तरफ से ऐड कर देते हैं।
कुछ श्लोक ऐसे थे जिसके अंदर कुछ अलग से ऐड हो गया था, यानी पूरी तरह से वो शुद्ध नहीं लिखा गया था। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, सिर्फ बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिसके लिए दिक्कत हो रहा था कि उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, यानी किस तरह से एक ऐसा संस्करण तैयार किया जाए जिसके अंतर्गत महाभारत की सभी श्लोक अच्छे तरीके से संकलित हो जाए, ठीक है, जिसमें किसी तरह कोई मतभेद ना हो, ठीक है। तो इसी चीज को करने का जिम्मा जो है एक बहुत बड़े विद्वान है जिनका नाम है V.S. सुथांगा, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने इस चीज को जिम्मा लिया और 1919 में उनके द्वारा एक कमेटी की गठन हुआ और उन लोगों ने निर्णय लिया कि वो भारत के विभिन्न कोने से जो पांडुलिपियां हैं उसको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद उन पांडुलिपियों में जो समान श्लोक होंगे, जो समान पद होंगे, उनको छांट कर अलग करेंगे। अभी काम जितना आसान लगता है उतना आसान था नहीं, क्योंकि भारत के कोने कोने से उसको इकट्ठा करना, फिर उसको समान श्लोक को छांटना काफी मुश्किल का काम था। तो एक समय के बाद इन लोगों को थोड़ा सा परेशानी होने लगा था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पांडुलिपियां थी जिसके अंदर बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन था, मैंने मैच नहीं कर रहा था। तो और जो पांडुलिपियां थी वो हजारों की संख्या में थी। तो फिर इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग क्या करेंगे, इसे 100 पांडुलिपियों में जो समान पद या समान श्लोक होंगे उसको छांट के रखेंगे। तो इस तरह से भी काम करने में इन लोगों को कम से कम 47 वर्षों का समय लगा, यानी उस पूरे पांडुलिपियों में से समान पदों और समान श्लोकों को छांट कर अलग जगह संकलित करने में इन लोगों को 47 वर्षों का लंबा समय लगा। और इस पूरे 47 वर्षों में इन लोगों ने 13,000 पन्नों का एक पूरा का पूरा महाकाव्य तैयार किया, ठीक है। और इन 13,000 पन्नों का आप ही सोचिए, अगर किसी एक किताब के अंदर उसको छाप दिया तो कोई पढ़ नहीं पाएंगे, दिक्कत होगा। तो इन 13,000 पन्नों वाला जो महाकाव्य था उसको अनेक खंडों में, यानी अलग अलग खंडों में, अलग अलग वॉल्यूम में 1966 में प्रकाशित किया गया, ताकि लोग उसको पढ़ सके और उससे फायदा ले सके, ठीक है, और उसके बारे में, उस समय की घटनाओं के बारे में जान सके। तो इस तरह से ये जो महाभारत जो पूरी घटना है और महाभारत से पहले की या महाभारत के बाद की या महाभारत के दौरान की जो पूरी घटना है उसके अंदर जो कुछ भी जिक्र किया गया है वो इस तरह से हम लोगों तक पहुंची है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों चीज समझ में आ गई होगी। महाभारत से संबंधित जो मैंने बताया वो भी समझ में आपको आ गया होगा, और महाभारत के समालोचना संस्करण जिसे कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं महाभारत की कथा वस्तु। जो अपना अगला जो टॉपिक है वो है महाभारत की कथा वस्तु। घबराई नहीं, यहाँ पर मैं आपको पूरी कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप महाभारत की कहानी बचपन से सुनते और देखते हैं। मैंने भी बचपन से महाभारत की जितनी भी एपिसोड है मैंने देखा है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं उन टॉपिक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ पर मैं बात नहीं करूँगा। जैसे महाभारत की जो घटना है तो महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच, ये तो आपको पता है। महाभारत का जो युद्ध था वो कौरव और पांडव के बीच था, और कौरव और पांडव जो थे वो कुरु वंश के थे, इसको आप याद रखिए। कौरव और पांडव दोनों को किस वंश के थे, कुरु वंश के, ठीक है। और जो महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिनों तक चला था। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2017, 2018 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आपको थोड़ा सा कुछ डिटेल में आपको बता देना चाहूँगा कि जो युद्ध जो हुआ था इसके बारे में बहुत लोगों का मतभेद है। कुछ लोगों का ये मानना है कि द्रौपदी के चीर हरण के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। यहाँ पर एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जब महाभारत की जब आप पढ़िएगा तो उसके अंदर जिक्र किया गया है कि पांडव के जो पिता थे, यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल के जो पिता थे उनका नाम था पांडु, और पांडु जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। पांडु की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात राज्यभार को संभालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस वक्त पांडव जो थे बहुत छोटे थे, वो राज्यभार को संभालने लायक नहीं थे। इस स्थिति में पांडु के आकस्मिक मृत्यु के पश्चात राज्यभार को उनके भाई धृतराष्ट्र ने संभाला, जो कि अंधे थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जब पांडव बड़े हुए तो उन्होंने धृतराष्ट्र के बड़े बेटे दुर्योधन से अपने राज्य की मांग की, जिससे दुर्योधन ने उनके मांग को ठुकरा दिया, और इसी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत में एक चीज और जिक्र किया गया है, महाभारत में भीष्म पितामह को गंगा पुत्र के नाम से पुकारा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में 2018 में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट डाउन किया है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि भीष्म पितामह को महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कुंती और निषादी के रचयिता बंगला लेखिका श्वेता देवी है। श्वेता देवी ने महाभारत की एक घटना को आधार बनाकर एक लघु कथा लिखी जिसका नाम है कुंती और निषादी। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कुंती और निषादी किसकी रचना है, तो इसका जवाब होगा महाश्वेता
देवी। देवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिए, इसीलिए मैंने इसके अंदर नोट डाउन किया गया। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली इतने ही चीज़ पर चर्चा करना था, और जो अगला वीडियो का जो पार्ट आएगा तो उसमें इससे जुड़े हुए जो और भी टॉपिक बचे हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि आपको यहाँ तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको कोई सुझाव देना है, यदि आपको कोई बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, मैं उसको उस कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूँगा। और यदि आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं, अगला पार्ट देखना चाहते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं अगला पार्ट अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।